नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हमारे देश में सालों से कहा जा रहा है गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और भी अमीर हो रहे हैं। गरीबी भारत में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन इसके बाद भी देश से गरीबी खत्म नहीं हो रही है। गरीबी खत्म हो तो कैसे, क्योंकि गरीबों के चुने हुए नुमाइंदे अपने सरकारी बंगले की रीमॉडलिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये जानते हुए कि एक बार फिर गरीब जनता के पास वोट के लिए झोली फैलाने जाना है। खैर, इन नेताओं से अच्छे तो गया के मंगला गौरी मंदिर के भिखारी हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद का बैंक खोल लिया है और अपने अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन झारखंड में आदिम जनजाति पहाड़िया का भविष्य खतरे में दिख रहा है, क्योंकि उनके विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे झारखंड में कांग्रेस की गाड़ी पटरी से उतर गई है। आज डीएनए में हम बिहार में सरकारी बंगले पर बवाल, झारखंड में कमजोर होती कांग्रेस, पहाड़िया जनजातियों की स्थिति और गया में भिखारियों के बैंक का डीएनए टेस्ट करेंगे। 22 मार्च 2012 को जारी योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में गरीबों की संख्या में 7% की कमी आई है, जबकि बिहार में गरीबों की संख्या में 50 लाख की आबादी का और इजाफा हो गया है। यहां की गरीबी की कहानी को प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी बताते हैं, जो मात्र 16,537 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी बिहार का एक व्यक्ति औसतन प्रति माह 1,378 रुपए कमाता है। लेकिन गरीब बिहार के हालात पर हैरानी तब होती है जब यहां के नेता अपने बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही शामिल हैं। महादलितों की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी अपने बंगले की रीमॉडलिंग पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हालांकि इस खर्च पर विभागीय मंत्री सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश के बंगले के खर्च पर जवाब देने से बच भी रहे हैं। इधर बंगले पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार ने पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की सियासी दुनिया जुदा हो गई है, लेकिन घर के मामले में दोनों में फर्क नहीं है। मांझी पूर्व सीएम के बतौर 12 स्टैंड रोड के सरकारी बंगले में रहने जा रहे हैं और बंगले को दुरुस्त करने पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। जाहिर है सरकार को यह खर्च हजम नहीं हो पा रहा। जीतन राम मांझी जी पहले से जब मंत्री थे तो 12M में आवासित थे और 12M जब वे चीफ मिनिस्टर हुए तो फिर एक अन्य मार गए। उस बावजूद 12M उनके कब्जे में रहा और उन्होंने हमारे विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया कि इसमें इन कामों की ज़रूरत है। मीटिंग हॉल, सीएम का चैम्बर या फिर दीवार ऊंचा करना, इन सारे कार्यों में लगभग 1,40,00,000 रुपए उनके निर्देश पर हमारे विभाग ने खर्चा किया है। जीतन राम मांझी अकेले नहीं है जिनके बंगले पर लाखों खर्च किए जा रहे हों। इससे पहले नीतीश कुमार के 7 स्टैंड रोड के बंगले पर करोड़ों खर्च किया जा चुका है। भवन निर्माण मंत्री ने तो जीतन राम मांझी के बंगले पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा दे दिया, लेकिन जब नीतीश कुमार के बंगले पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा गया तो देखिए कैसे मंत्री जी वहां से जाने लगे। जानकारी में कितनी राशि साफ सर्कुलर रोड के मेंटेनेंस के लिए खर्च की गई पिछले 1 साल के अंदर? मंत्री जी कुछ तो आंकड़ा होगा आपके पास? तो ये फिर हम बता देंगे। क्यों, मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते? सवाल सिर्फ बंगले पर खर्च का नहीं है, जेडीयू के बागी विधायकों और मंत्रियों से बंगला छीनने का भी है। विभाग ने ऐसे तमाम नेताओं को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया है जो पार्टी से बागी हो गए हैं और सेंट्रल पुल के बंगले में रह रहे हैं। जहाँ तक बंगला का सवाल है, इसमें ये लोग 2M दर्जे की राजनीति कर रहे हैं। एक वैसे लोग हैं, पुराने लोग जो मंत्री थे और मंत्री आज नहीं हैं, वो बंगला रखे हुए हैं। अब के जो मंत्री नहीं हैं उनको बंगला खाली करने का क्या उचित है जब वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं? तो अगर ऐसा कर नोटिस देते हैं तो इसका मतलब है कि ये बदले की भावना से ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो वरिष्ठता के आधार पर तय करना चाहिए मकान के लिए, और मंत्रालय नहीं है तो उसके मंत्रालय जाने के बाद मकान या आवास खाली करवाने की जो बात हो रही है, पहले यह तय कर लिया जाए कि कौन कितने वरिष्ठ हैं। वरीयता के आधार पर भी मकान आवंटित किया जाता है। दिल्ली में भी अगर लोकसभा में लोग जाते हैं तो उसमें भी वरीयता के आधार पर मकान आवंटित किया जाता है। वैसे विभागीय मंत्री बागियों के इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। स्पीकर साहब के आग्रह पर और माननीय सभापति के आग्रह पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल पुल का मकान विधान परिषद को और विधान
सभा के ऑफिस को। उसी क्रम में उनको मकान अलॉट हुआ है। अगर उनके लिए भी आग्रह करते हैं तो विभाग अपने सुविधा अनुसार अगर मकान उपलब्ध होगा तो उनके लिए भी हम लोग मकान उपलब्ध कराएंगे। बिहार में सरकारी बंगले पर सियासत नहीं है। जिसके पास सत्ता होती है वो बेहतर बंगला चाहता है, लेकिन बंगले की रीमॉडलिंग पर पानी की तरह पैसा बहाना कितना जायज माना जाए आप बेहतर समझ सकते हैं। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। सरकारी बंगले के रीमॉडलिंग पर खर्च करने वालों में सिर्फ मांझी और नीतीश ही शामिल नहीं हैं। इनके पहले साल 2007 में यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती बंगले की रीमॉडलिंग पर 86 करोड़ रुपए खर्च कर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। मायावती भी खुद को दलितों का बड़ा नेता बताती हैं। यही झारखंड में पिछले 14 सालों में मंत्रियों के आवास पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे राज्य की गरीब जनता के हैं। जो लोग सिर्फ रहने पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वो पहले राज्य की जनता कैसे रहती है वो भी देखें, समझें और फिर खर्च का फैसला लें। आइए अब बंगले पर विवाद के सियासी पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में बंगले पर विवाद कोई नया नहीं है। जेडीयू से बीजेपी का जब संबंध टूटा था, उस वक्त भी जेडीयू ने बीजेपी कोटे से बने मंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। तब बीजेपी ने भी इसे दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की बात कही थी। अब जेडीयू के बागी भी यही बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख हम झारखंड का भी करते हैं। देश में इन दिनों सियासी पार्टियों के बीच ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य जोड़ने की मानो की होड़ मची हुई है। झारखंड में बीजेपी, जेएमएम, जेवीएम और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। लेकिन कांग्रेस इस दौड़ में दूसरे से काफी पिछड़ती दिख रही है। 10 लाख लक्ष्य का पीछा कर रही कांग्रेस का दम 1,47,148 पर जाकर निकल गया है। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस अभियान में फिसड्डी साबित हुए हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी की लाज बचाने के लिए सदस्यता अभियान को 15 मई तक के लिए बढ़ा भी दिया है। झारखंड की राजनीति में लगातार कमजोर पड़ रही कांग्रेस से अब उनके अपने लोगों ने भी मुंह फेर लिया है। 2011 के सदस्यता अभियान के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस के 3,95,000 सदस्य थे, जो अब घटकर मात्र 1,47,148 है। ये आंकड़ा 31 मार्च 2015 तक का है। इसमें पलामू, गढ़वा, गुमला, देवघर, रांची शहर, हजारीबाग और कोडरमा जिले की सदस्यता शामिल नहीं है। हमारे पास में डाटा बेस सूची उपलब्ध हुई है, वो 1.5 लाख की है। लगभग 1,48,148 यानी 1.5 लाख सदस्यों की विधिवत सूचना सीडी बेस बनके हमारे पास में तैयार है। झारखंड में कांग्रेस के सदस्यता अभियान की हवा उसके खुद के बड़े नेताओं ने निकाल दी है। पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने 34,000 फॉर्म लिया, लेकिन उन्होंने मात्र 19,000 फॉर्म जमा किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 25,000 फॉर्म लिया, लेकिन मात्र 3,000 ही फॉर्म जमा किया। विधायक आलमगीर आलम ने 10,000 फॉर्म लिया और मात्र 4,000 जमा किया। सांसद प्रदीप बलमुचू ने 20,000 फॉर्म लिया और एक भी जमा नहीं किया। बलमुचू की तरह सांसद धीरज साहू और पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने भी एक भी फॉर्म जमा नहीं किया। जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने 25,000 फॉर्म लेकर मात्र 8,000 ही जमा किया। झारखंड में पार्टी की गिरती साख को बचाने के लिए झारखंड कांग्रेस के दिग्गजों को 15 मई तक का मौका दिया गया है। 15 मई तक उसकी तिथि बढ़ाई गई है। 15 मई तक हम अपने सदस्यता अभियान को चलाएंगे। झारखंड कांग्रेस अगर आज इस स्थिति में है तो इसके पीछे गुटबाजी सबसे बड़ा कारण है। अगर झारखंड में कांग्रेस को एक बार फिर उठ खड़ा होना है तो सबसे पहले उसे गुटबाजी को खत्म करना होगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। एक बात तो साफ है, झारखंड में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। पार्टी का जन प्रभाव धीरे धीरे सिमट रहा है। परंपरागत वोट बैंक पर दूसरे दलों ने सेंधमारी कर ली है। आदिवासी अल्पसंख्यक वोट बैंक में पार्टी का एकाधिकार खत्म हो चुका है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी इसकी तस्दीक करते हैं। झारखंड में आज कांग्रेस की स्थिति है तो उसके जिम्मेदार खुद वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो सालों भर लॉबिंग में उलझे रहे। आज जब कांग्रेस का सदस्यता अभियान झारखंड में फ्लॉप हो रहा है तो इसके पीछे गुटबाजी ही मुख्य वजह है। अगर पार्टी को झारखंड में दोबारा उठ खड़ा होना है तो सबसे पहले लॉबिंग से बचना होगा, संगठित होना होगा।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और खबरों का करेंगे हम डीएनए, तुरंत लौटते हैं। दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अपने देश भारत की भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति का दर्जा हासिल है। उसकी जनसंख्या लगातार घट रही है। उस जनजाति के 75% लोग कुपोषण के शिकार हैं, महज 2% लोग साक्षर हैं, 80% लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, 100% लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं। यह जनजाति है पहाड़िया, जो झारखंड के संताल परगना में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बीमार पड़ने पर इलाज नहीं, जीने के लिए जीविका का साधन नहीं, बस किसी तरह से कट रही है जिंदगी। बदहाली की दास्तां है पहाड़िया जनजाति के लोगों की, जो संथाल परगना के 5 जिलों दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और देवघर में निवास करती है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार इस जनजाति के विकास के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनका पिछड़ापन है। पहाड़िया जनजाति के 98% लोग अब भी अशिक्षित हैं। उन्हें अपने अधिकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सरकार का कह रहा है कि मैं बहुत विकास कर रहा हूँ, हर जगह विकास का नाम लेती है, लेकिन यहाँ एक चलने के लिए रोड भी नहीं है ढंग से। यहाँ के पहाड़िया लोग पानी पीने के लिए उतना तरस हैं कि उसको 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से पीने के लिए उसको झरना से ले आना पड़ता है। पहाड़िया जनजाति के लोग जहां निवास करते हैं, वहां अब तक सरकार की ज्यादातर योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आज भी पहाड़िया जाति के लोग लंबी दूरी तय कर जोरिया, गड्ढे और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मी और बरसात के दिनों में तो गांवों की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। घने जंगलों के बीच स्थित इन गांवों में अधिकारी तो दूर, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि भी जाने से कतराते हैं। ऐसे में इन गांवों में रहने वाले पहाड़िया समुदाय के लोग किन किन समस्याओं से लड़ते होंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उनका इलाज भगवान भरोसे है। जंगली फल महुआ, जड़ी बूटी, मकई, बाजरा ही इनकी मुख्य भोजन है। जीते हैं हम लोग नाला जोला का पानी पीते हैं और कैन मूल खा के ही ज्यादा जीते हैं। बाजार तक आने के लिए हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। पढ़ाई के संबंध में तो हम लोग सपनों सा देख रहे हैं। सरकारी दावों की माने तो आजादी के बाद इस जनजाति के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बाद भी इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घट रही है। 2001 में पहाड़िया जनजाति की संख्या 3.5 लाख थी, जो 2011 में घटकर 1.5 लाख हो गई। यानी 10 सालों में पहाड़िया जनजाति की संख्या 2 लाख घट गई। पहाड़िया जनजाति के जानकारों की माने तो इनकी आबादी कम होने के पीछे मुख्य वजह अशिक्षा, समाज से दूरी और सरकारी योजनाओं को इन तक नहीं पहुंच पाना है। इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होने का कारण या किसी पहाड़िया की जनसंख्या घट गई, उसके का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ मौत। पहाड़ों पर मौतों का तांडव होता रहा बीमारियों के कारण। पहाड़िया जनजाति के बदहाली पर जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी माना कि इनका विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो कारण बताए वो हैरान करने वाले हैं। ये जो जनसंख्या वृद्धि का अन्य लोगों में अनुपात पाया जाता है, वह वृद्धि का अनुपात इन लोगों के बीच नहीं पाया जा रहा है। निश्चय ही यह एक सोचनीय विषय है, लेकिन अगर इनके तह में जाते हैं तो हम यही पाते हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं इन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है।
या विभिन्न कारणों से वहाँ पर इसको अवेलेबल कराने में लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र हैं, विगत कुछ माहों से दवा समाप्त हो चुका है केंद्रों पर, जिसके लिए हम लोग प्रयास करके टेंडर के थ्रू दवा उपलब्ध करा रहे हैं। संख्या घट तो नहीं रहा है, लेकिन जो सामान्य जनसंख्या का वृद्धि दर है उस दर से वृद्धि नहीं हो रहा है। मतलब साफ है, पहाड़िया जनजाति के विकास को लेकर अब तक किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई, और अगर आगे भी ऐसी लापरवाही बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़िया जनजाति इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। जरूरत है इस आदिम जनजाति का हर कीमत पर विकास किया जाए। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। तो झारखंड में आदिम जनजातियों की आबादी पूरी आदिवासी आबादी के महज 3.27% है। असुर, बिहोर, ब्रिजिया, कोरबा, हिलखड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया सबर और सोरैया पहाड़िया जनजातियों में कई ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उसी में से एक पहाड़िया भी है। ऐसा नहीं है कि राज्य या केंद्र सरकार इन आदिवासियों की इस दशा को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनके विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। इस दिशा में कहां कमी रह जा रही है, इस पर सरकार को मंथन करने की जरूरत है और तय करना चाहिए कि आदिम जनजातियों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका 100% उन्हें मिले भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। अगर आप भारत के धन कुबेरों के स्विस बैंक अकाउंट की खबरें सुन सुनकर थक और पक चुके हैं, तो हम आज आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं एक परस्पर विरोधी लेकिन सुखद खबर से। जी हां, जिसे सुनकर आपके लिए एक यकीन करना मुश्किल होगा। खबर गया से है, जहां भिखारियों ने अपने लिए एक बैंक खोला है। सही सुना आपने, भिखारियों ने यह बैंक खोला है। ग्राहक से लेकर अधिकारी और कर्मचारी सब भिखारी हैं और इस बैंक का मकसद भिखारियों का कल्याण है। देखिए। नियति से लड़कर बैंक के मैनेजर, ट्रेजरर, एजेंट और सेक्रेटरी की पोजीशन को संभालने वाले ये सारे भिखारी पहले दिन रात गया के मां मंगला गौरी मंदिर के दरवाजे पर बैठकर किसी के भीख देने का इंतजार किया करते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। इन लोगों ने खुद के लिए खुद का बैंक खोल लिया है। कि किसी का गरीब का बेटा मांगने गया, कोई नहीं देता है। इसलिए हमने सोचा ऐसा काम करो कि आगे दिन के बढ़े। इस अनोखे बैंक में फिलहाल 40 सदस्य हैं, जो हर मंगलवार को बैंक में 20 रुपए जमा कराते हैं। इस तरह बैंक में 800 रुपए साप्ताहिक जमा हो जाता है। 6 महीने पहले इस बैंक की स्थापना इस उम्मीद के साथ की गई कि भिखारियों को आपात स्थिति में भगवान भरोसे न रहना पड़े। हम पैसा वैसा गिनते हैं, मुहर मारते हैं कि इतना पैसा हुआ। हर मंगर के मंगर 40 का ग्रुप चल रहा है और उसमें हम लोग कोई रात बिरात के इमरजेंसी हो जाता है तो बाबा के पास भी रहता है चाबी, माँ के पास महिला, उसका इमरजेंसी नहीं हम लोग आपस में कारोबार करते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। ये मदद राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे कागजी काम या जमानतदार के बगैर पूरी होती है। हालांकि बैंक ने धन वापसी का दबाव बनाने के लिए कर्ज पर 2 से 5% ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य किया है। भिखारियों का समूह बनाकर पैसा जमा करने के फैसले को लोग अच्छा कदम बता रहे हैं। अच्छा कर रहा है अपने भविष्य के लिए, तो बिहार सरकार भी इसको नहीं कर सकती, लेकिन ये अपने जिंदगी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। जाहिर है मुफलिसी का नतीजा मंगला बैंक भिखारी ही नहीं देश के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। लेकिन इस मंगला बैंक का मकसद
तब पूरा होगा जब देश की सरकार उन तमाम जरूरतों को दूर करने पर गंभीरता से विचार करे, जिसके नतीजे की शक्ल में मंगल बैंक सामने आया है। राकेश, जी मीडिया। तो देखा आपने भिखारियों का बैंक। बिहार में नॉन बैंकिंग कंपनियां गरीबों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुकी हैं। सरकार ने ऐसी कंपनियों के संचालन को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया है। इससे बिहार में 1 दशक पहले गुंडा बैंक चलते थे, जो लाठी के बल पर संचालित किया जाता था। लेकिन गया के भिखारियों ने मंगला बैंक शुरू कर सबको चौंका दिया है, क्योंकि यह बैंक नॉन बैंकिंग और गुंडा बैंक से अलग है। इस बैंक के संचालन का मकसद लोगों को ठगना नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।